इधर बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आप सब अटेंशन दीजिए। चालू कर दिए ना, यहाँ वो बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आप सब परसों पढ़ चुके थे, क्या पढ़े थे परसों? भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर आप पढ़ चुके, जिसमें से आप सबको 4 अंतर आप सबको लिखा दिया गया था। कितना? 4 अंतर आप सबको बताया गया था। कितना अंतर बताया गया था? 4 अंतर बता दिया गया था भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में। कितना अंतर? 4 अंतर बताया गया था। वो 4 अंतर क्या क्या है वो एक बार उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बैक करके आप सबको बताया जाएगा भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में वो 4 अंतर क्या क्या बताया गया था। भौतिक अधिशोषण एक साइड क्या लिखेंगे? भौतिक अधिशोषण और एक साइड एक तरफ लिखिएगा रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण को बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल। भौतिक अधिशोषण को इंग्लिश में क्या होता है? फिजिकल एब्जॉर्प्शन। और रासायनिक अधिशोषण को बोलते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन। भौतिक अधिशोषण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फिजिकल एब्जॉर्प्शन। और रासायनिक अधिशोषण को केमिकल एब्जॉर्प्शन। जिसमें से हम सब पहला पॉइंट पढ़े थे कि यह जो होता है यह इसमें दुर्बल वंडरवाल पाया जाता है। इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड पाया जाता है। और इसमें पहला पॉइंट पढ़े थे कि यह दुर्बल वंडरवाल, इसमें दुर्बल वंडरवाल पाया जाता है, इसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड पाया जाता है। और दूसरा पॉइंट पढ़े थे कि यह विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है। यह विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है। यह विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है। यह विशिष्ट प्रकृति का होता है। यह विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है। यह विशिष्ट प्रकृति का होता है। यह विशिष्ट प्रकृति का। तीसरा क्या पॉइंट क्या पढ़े थे कि यह उत्कर्मणीय प्रकृति का होता है और यह क्या होता है? अनुकर्मणीय प्रकृति का होता है। यह उत्कर्मणीय प्रकृति का होता है, यह अनुकर्मणीय प्रकृति का होता है। और चौथा पॉइंट पढ़े थे कि यह क्या होता है? यह बहुआण्विक परत बनाता है। यह बहुआण्विक परत बनाता है। यह एक आणविक परत बनाता है। यहाँ तक आप सब पढ़ चुके थे परसों को ही 4 अंतर आप सब पढ़ चुके थे। और इस चौथा अंतर को फिर से एक बार आप सबको बैक करके 5 मिनट के लिए आप सबको बताते हैं। थोड़ा सा चौथा अंतर जो होता है ना, थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा अंतर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है। और इसके बाद 5वां पॉइंट में जाएंगे। पहले चौथा अंतर को एक बार फिर से बैक करके बताते हैं, उसके बाद कौन जाएंगे? 5वां में। तो चौथा अंतर क्या था? चौथा अंतर आपका था कि यह बहुआण्विक परत बनाता है। यह बहुआण्विक परत बनाता है। और यह क्या करता है? यह एक आणविक परत बनाता है। यह एक आणविक परत बनाता है। यह एक आणविक परत बनाता है। इसको क्या करेंगे? फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम रासायनिक अधिशोषण में एक आणविक परत बनाता है, जो इसके बारे में पढ़ते हैं। आप सब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक एल्युमिनियम का क्या है? मान लीजिए मेरे पास क्या एल्युमिनियम का कोई रॉड है। क्या है? एल्युमिनियम का कोई क्या है? रॉड है। मान लीजिए मेरे पास क्या है? एल्युमिनियम का कोई रॉड है। इसमें क्या करेंगे? क्लोरीन गैस का अधिशोषण। इसमें क्या करेंगे? क्लोरीन गैस का क्या करेंगे? अधिशोषण कराएंगे। क्लोरीन गैस को इसके ऊपर क्या करेंगे? जमा करेंगे। इसके ऊपर क्या करेंगे? क्लोरीन गैस को अधिशोषित कराएंगे। क्या करेंगे? क्लोरीन गैस को इसके ऊपर क्या करेंगे? अधिशोषित कराएंगे। क्या कराएंगे? क्लोरीन गैस को एल्युमिनियम के रॉड के ऊपर क्या करेंगे? क्लोरीन गैस को अधिशोषित कराएंगे। आप सब पढ़ चुके हैं कि एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन होता है। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। और 7 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एल्युमिनियम को क्या करेगा? इसका कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये भी एक इलेक्ट्रॉन जैसे इस क्लोरीन को देगा, इसका भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको देगा, इसका भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्लोरीन क्या हो चुका है? इसका क्लोरीन का अष्टक क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। इसका क्लोरीन का कितना हुआ? अपना 72 कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो चुका है? 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। और इसका भी कितना हो चुका है? 8। तो इसका भी 2 8 हो चुका है। यानी कि अब क्या कर चुका है? तीनों इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है? क्लोरीन को क्या कर चुका है? दे चुका है। तीनों इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है? क्लोरीन को दे चुका है। अब क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा है?
अब क्या एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन बचा है? बोलिए, क्या एल्युमिनियम के पास अब इलेक्ट्रॉन बचा है? एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। क्या अभी दूसरे के साथ बॉन्ड बना पाएगा? दूसरे के साथ बॉन्ड बना पाएगा? अब दूसरे के अगर यहाँ पे एल्युमिनियम के पास तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करते हैं? क्लोरीन को हम दे चुके हैं, क्लोरीन को त्याग कर चुके हैं। अब क्या ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे? क्या ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनेगा? बोलिए, ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, क्या ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बन पाएगा? क्या कि क्या कर चुका है? क्लोरीन क्या कर चुका है? अपना इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे चुका है। इसके पास अब इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है। इसके अब आउटर मोस्ट शेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है कि वो क्या कर सके? दूसरे के साथ बॉन्ड बना सके। अब इसके पास क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है कि वो दूसरे के साथ बॉन्ड बना सके। क्या अब ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना पाएगा? आयोडीन के साथ बॉन्ड बना पाएगा? इसके आयोडीन के साथ क्या होगा? बॉन्ड नहीं बना पाएगा कि इसके पास एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है। क्या है? एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है कि वो दूसरे के साथ बॉन्ड बना सके। इसका मतलब यहाँ पे जो परत बनेगा, यहाँ एल्युमिनियम के ऊपर जो परत जमा होगा, सिर्फ किसका परत जमा होगा? क्लोरीन का परत जमा होगा। एल्युमिनियम के ऊपर जो यहाँ पर परत जमा होगा, सिर्फ किसका परत जमा होगा? क्लोरीन। यानी इसका मतलब यहाँ सिर्फ क्लोरीन गैस का क्या होगा? अधिशोषण होगा। क्लोरीन गैस आके इसके ऊपर जमा होगा। क्या आयोडीन गैस इसके आयोडीन गैस इसके ऊपर जमा होगा? क्या कि एल्युमिनियम के पास मेरा इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं कि वो आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके वो परत बना सके। हो सकता है ब्रोमीन उसके ऊपर आ सकता है, लेकिन क्या वो बॉन्ड बनाएगा? मान लीजिए कि ब्रोमीन आके उसके ऊपर जमा हो गया, इसके ऊपर एल्युमिनियम के ऊपर, क्या लेकिन बॉन्ड बना पाएगा? क्या कि बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास क्या है? बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है। इसका मतलब ये जो परत बनाएगा कैसा परत बनाएगा? एकान्विक परत बनाएगा। कैसा परत बनाएगा? एकान्विक परत बनाएगा। कैसा परत बनाएगा? एकान्विक बनाएगा। क्या कि एल्युमिनियम के पास अब इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है कि दूसरे के साथ बॉन्ड बना सके। इसका मतलब जो यहाँ पे जो एल्युमिनियम के ऊपर जो परत बनेगा, कैसा परत बनेगा? एकान्विक, यानी कि सिंगल परत बनेगा। कैसा परत बनेगा? सिंगल। तो इसीलिए इसको बोला गया कि यह एकान्विक परत बनाता है। और बहुआण्विक किसको बोलते थे? कि इसके ऊपर जो चीज डाले जाएगा, दूध, घी, तेल, कुछ भी डालेगा, सबको क्या करेगा? इस सब के ऊपर क्या करेगा? परत बनाएगा। क्या है कि इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है? कमजोर वांडर वाल पाया जाता है। कमजोर वांडर वाल पाया जाता है। इसमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता है। इसमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता है कि क्या करेगा? सिर्फ एकान्विक परत ही बनाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है? सिर्फ क्या होता है? वांडर वाल क्या होता है? इसमें कमजोर वांडर वाल होता है। क्या होता है? कमजोर वांडर वाल होता है, वीक वांडर वाल होता है, जिसके कारण क्या होता है? बहुत सारा परत बनाता है। क्या करता है? बहुत सा जिस चीज का हम इसमें अधिशोषित करवाएंगे वही चीज क्या होगा? आके जमा होते जाएगा। यानी यहाँ पे जिसका परत बनाएंगे, तेल, दूध, घी, चीनी, कुछ भी जिसका भी परत बनाएगा, क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? सबका परत इसके ऊपर बनेगा। क्या होगा? सबके ऊपर इसका परत बनेगा। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें सिर्फ क्या होगा? सिर्फ क्या होगा? क्लोरीन का ही परत बनेगा। यानी कि इसमें जो बनेगा सिर्फ किसी एक चीज का ही परत बनेगा। कोई यानी यहाँ पे जो क्या बनता है? केमिकल। इसमें केमिकल इसमें कौन बॉन्ड प्रेजेंट होता है? केमिकल, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। इसमें केमिकल बॉन्ड है। केमिकल, और आप सब जानते हैं केमिकल बॉन्ड जो बनता है, दो एटम के बीच बनता है, दो परमाणु के बीच का बॉन्ड होता है केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो बनेगा, कैसा बॉन्ड बनेगा? केमिकल बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे जैसा ये बनेगा, कैसा परत बनेगा? एकान्विक परत बनेगा। कैसा बनेगा? परत एकान्विक परत। बोलिए आप किसी को चौथा पॉइंट में किसी को दिक्कत? चौथा पॉइंट में दिक्कत बोलो, किसी को प्रॉब्लम चौथा पॉइंट में? अब अगला पॉइंट में चलते हैं, पांचवा पॉइंट में। पांचवा पॉइंट आपको क्या पढ़ते हैं? पांचवा पॉइंट पढ़ने से पहले आपको एक चीज समझने की जरूरत है। क्या है? पांचवा पॉइंट पढ़ने से पहले आप सबको एक चीज समझने की जरूरत है। वो क्या चीज है? तो लिखिए अधिशोषण की एंथैल्पी। क्या चीज है? अधिशोषण की एंथैल्पी। हेडिंग मारिए अधिशोषण की एंथैल्पी। उसके बाद पांचवा पॉइंट आपको बताया। पहले अधिशोषण की एंथैल्पी को समझते हैं। अधिशोषण की एंथैल्पी समझ जाइएगा तो पांचवा पॉइंट आपका खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पांचवा पॉइंट आपका खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। तो आपका हेडिंग आ रही है अधिशोषण की एंथैल्पी। हाँ रुकिए, सवाल करो ना, हम सब चीज बता रहे हैं। यहाँ देखो चलिए, अधिशोषण की एंथैल्पी। अधिशोषण की एंथैल्पी पांचवा पॉइंट लिखा है। पहले यहाँ पर लिख समझो ना। पांचवा पॉइंट के लिए जगह छोड़ दो, 2-3 लाइन। पांचवा पॉइंट के लिए दो तीन लाइन छोड़ दो और नीचे हेडिंग मारो अधिशोषण की एंथैल्पी। अधिशोषण की एंथैल्पी। अधिशोषण आप सबको पहले से पढ़ चुके हैं। यानी 2-3 दिन से यही बक रहे हैं। क्या 2-3 दिन से ये पढ़ रहे हैं। अधिशोषण क्या बोलते हैं? जब किसी पदार्थ के सतह पर कोई अन्य पदार्थ के मॉलिक्यूल्स आकर क्या होते हैं?
जमा हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अधिशोषण। और जिस सतह पर कोई मॉलिक्यूल्स आकर जमा होता है उस सतह को क्या बोलते हैं? अधिशोषण। और जो पदार्थ एकत्रित हुआ उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? अधिशोषण। ये सब आप पढ़ चुके हैं। अधिशोषण यानी कि आप सब पहले से समझ चुके हैं। एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी का मतलब होता है ऊर्जा या ऊष्मा। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा या ऊष्मा। आप सब अलेबात में पढ़ चुके हैं, आयनन एंथैल्पी। क्या पढ़ते हैं अलेबात में? आयनन एंथैल्पी, या उसी का दूसरा नाम था आयनन ऊर्जा। तो एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा या ऊष्मा। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा या ऊष्मा। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा या ऊष्मा। इंग्लिश में बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब हीट ऑफ इंग्लिश में क्या होता है? हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अधिशोषण की एंथैल्पी, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एंथैल्पी का मतलब होता है ऊर्जा या ऊष्मा। एंथैल्पी का मतलब ऊर्जा या ऊष्मा। अब अधिशोषण की एंथैल्पी क्या है? इसको आप क्या करते हैं? समझते हैं। अधिशोषण की एंथैल्पी क्या है? इसको आप समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई अधिशोषक सतह, मान लीजिए मेरे पास कोई अधिशोषक सतह है और इसके ऊपर क्या है? पहले से कोई पदार्थ यहाँ पे जमा है। पहले से कोई पदार्थ यहाँ पे है, इसके ऊपर जमा है, इसके अंदर जमा नहीं, इसके ऊपर जमा है। क्या है? इसके ऊपर मान लीजिए कोई अधिशोषक सतह है मेरा, ये मेरा कोई अधिशोषक सतह है। इसके ऊपर क्या हुआ है? कोई पदार्थ क्या है? पहले से मौजूद है। ये क्या मेरा है? अधिशोषक सतह। ये मेरा क्या है? अधिशोषक सतह। अधिशोषक को इंग्लिश में बोलते हैं एडजोर्बेंट। क्या बोलते हैं? एडजोर्बेंट। ये मेरा कोई अधिशोषक सतह है और ये मान लीजिए मेरा कोई क्या है? ये मेरा मान लीजिए कोई मेरा क्या है? अधिशोष से एकत्रित हुआ है। यहाँ पे कोई चीज क्या है? जमा हुआ है। कोई चीज यहाँ पे इंक, जैसे यहाँ इंक जमा किया तो क्या मेरा है? बोर्ड के ऊपर इंक जमा क्या जमा इंक क्या है? इंक मेरा जो यहाँ एकत्रित है, तो ये जमा हुआ जो पदार्थ है क्या मेरा है? अधिशोष। जो चीज यहाँ पे एकत्रित, जो चीज सतह पर जो एकत्रित होता है उसको क्या बोलते हैं? अधिशोष। तो ये मेरा क्या है? अधिशोष। ये जो जमा किया है मेरा क्या है? अधिशोष। इंग्लिश में बोलते हैं एडजोर्बेट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एडजोर्बेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजोर्बेट। ये मेरा क्या है? अधिशोष है। और मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? कोई अधिशोषक सतह। ये मेरा क्या है? कोई अधिशोषक सतह। अब क्या करेगा? अब बोलते जो अधिशोष यहाँ पे है, इसका कोई ना कोई अपना ऊर्जा होगा। क्या होगा? अधिशोष का क्या होगा? कोई ना कोई अपना क्या होगा? ऊर्जा होगा कि नहीं? और इस कोई ना कोई ऊर्जा। अब क्या होगा? इसका अधिशोष का क्या होगा? क्या क्या होगा? इसके तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा। क्या होगा? इसके तरफ आना चाहेगा। क्या करेगा? इसके तरफ आकर्षित होना चाहेगा। क्या होगा? इस अधिशोष का क्या होगा? इसके तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा। क्या होना चाहेगा? इसके तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा। इसके तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होना चाहेगा इसके तरफ। तो इसके मॉलिक्यूल से क्या होगा? इसके मॉलिक्यूल से अणु क्या होगा? इसके तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होना चाहेगा। अब बोले अगर इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, क्या करेगा? इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, क्या करेगा? इस अणु को निकालने के लिए, इस अणु निकालने के लिए इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। इस अणु को निकालने के लिए इसके तरफ क्या होगा? ये क्या होगा? अधिशोषित होगा। इसके तरफ क्या होगा? अधिशोषित। बोलिए अब इस अणु को, बोलिए इस अणु का, जैसे अणु यहाँ पे पहले से जो मौजूद था अणु, अब बोले इस अणु को जो निकालेगा कोई ना कोई ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा। बोलिए इस अणु को जो निकालेगा कोई ना कोई ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा कि नहीं? बोले इस अणु का इस अणु को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? हीट रिलीज करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? हीट को, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ क्या करेगा? कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? हीट रिलीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? हीट रिलीज करना पड़ेगा, यानी ऊर्जा को खर्च करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा को खर्च करना। ये मेरा कोई अधिशोष अणु है। क्या है? ये मेरा कोई अधिशोष है। इसके तरफ क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। इसके तरफ अधिशोषित हो रहा है। बोले इसके तरफ अधिशोषित हो रहा है, तो इसका कोई ना कोई अपना ऊर्जा है। इसका कोई ना कोई अपना ऊर्जा है। बोलिए अब इसके तरफ आएगा इस अणु को निकालने के लिए, बोलिए अपना क्या करेगा? ये ऊर्जा अपना क्या करेगा? खर्च करेगा इसका। अब बोले अब ये अपना जो ऊर्जा खर्च करेगा क्या होगा? ऊर्जा का मतलब क्या होता है? ऊर्जा या ऊष्मा एक ही चीज को लाते हैं। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा या ऊष्मा। यानी ये क्या करेगा? अपना कुछ ना कुछ ऊष्मा खर्च करेगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा? अपना ऊर्जा खर्च क्या करेगा? अपना कुछ ना कुछ क्या करेगा? हीट क्या करेगा? अपना कुछ ना कुछ क्या करेगा? हीट रिलीज करेगा। ये क्या करेगा? कुछ ना कुछ अपना क्या करेगा? हीट क्या करेगा? ये अपना कुछ ना कुछ क्या करेगा? हीट रिलीज करेगा। अपना क्या करेगा? मान लीजिए कि जैसे आपको जिंदगी से जोड़ कर बताते हैं। मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए हम किसी को बीवी को अपना घर लाएंगे, तो अपना बीवी को क्या करना पड़ेगा?
अब घर से क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा, अपना घर को क्या करना पड़ेगा, अपना बीवी को क्या करना, घर से बाहर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि हम किसी को बीवी को अपना घर लाएंगे, क्या करेंगे, मान लीजिए किसी के बीवी को अपना घर लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, किसी के बीवी को अपना घर लाएंगे तो अपना बीवी को क्या करना पड़ेगा, घर से बाहर करना पड़ेगा। लेकिन ये आपको बता रहे हैं, मेरा उससे कोई को कुछ नहीं है मेरा, ठीक है, हम बस बता रहे हैं, उससे मेरा कोई है नहीं, ठीक है। बस इसको आपको आपको थोड़ा एग्जांपल के साथ बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए अगर किसी को बीवी को अपना घर लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, अपना बीवी को क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, अपनी ऊर्जा, यहाँ से क्या होगा, कुछ ना कुछ ऊर्जा क्या करना पड़ेगा, अपना कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा रिलीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसको, अपना क्या कुछ ना कुछ रिलीज करना पड़ेगा। यानी ये जो अधिशोष अणु इसके तरफ आकर्षित जो होगा, इसके तरफ जो अट्रैक्ट होगा इस अणु को निकालने के लिए, इसके तरफ अधिशोषित जो होगा, तो ये जो इस ऊर्जा को जो निकालने में जो ऊष्मा खर्च करना पड़ेगा, तो उसे क्या बोला जाता है, अधिशोषण कहते हैं। इसमें जो बोला गया है, इसमें जो बोला गया है वो 1 मोल अधिशोष में बात किया गया है। इसमें बोला गया है 1 मोल अधिशोष, इसमें 1 मोल अधिशोष से जब 1 मोल अधिशोष का अणु जब इसके तरफ आएगा तो ये क्या करेगा, अपना कुछ ना कुछ क्या करेगा, ऊर्जा को रिलीज करेगा, अपना कुछ ना कुछ ऊर्जा को निकालेगा, अपना ऊर्जा को क्या करेगा, खर्च करेगा। तो खर्च करने में जो ऊर्जा को जो खर्च करना पड़ता है उसी को बोला जाता है क्या, जो हीट जो रिलीज करना पड़ता है उसे क्या बोला जाता है, अधिशोषण की एंथैल्पी, उसे क्या बोला जाता है, अधिशोषण की एंथैल्पी। तो डिफिनेशन इसका क्या बोलेंगे, इसका डिफिनेशन बोलेंगे किसी अधिशोषक सतह से, किसी अधिशोषक, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, अधिशोषक सतह, ये मेरा क्या है, अधिशोषक सतह, ये मेरा क्या है, अधिशोषक सतह, ये मेरा क्या है, अधिशोषक सतह। किसी अधिशोषक सतह से, किसी अधिशोषक सतह से 1 मोल अधिशोष को 1 मोल अधिशोष को अधिशोषित होने में, 1 मोल अधिशोष को अधिशोषित होने में जो ऊर्जा खर्च करना पड़ता है, जो हीट रिलीज करना पड़ता है, जो ऊर्जा खर्च करना पड़ता है या जो हीट रिलीज करना पड़ता है उसे क्या बोला जाता है, अधिशोषण की एंथैल्पी, उसे क्या बोला जाता है, अधिशोषण की एंथैल्पी। यानी ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, कोई अधिशोषक सतह, ये मेरा क्या है, अधिशोषक सतह, ये मेरा क्या है, अधिशोषक सतह है, ये मेरा क्या है, कोई अधिशोषक सतह है, ये मेरा क्या है, अधिशोष अणु यहाँ पे मौजूद है। और क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, 1 मोल अधिशोष अणु है, इसके तरफ क्या हो रहा है, अधिशोषित हो रहा है, इसके तरफ अधिशोषित हो रहा है। अधिशोषित होगा क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, ऊर्जा को रिलीज करना पड़ेगा। तो यही जो ऊर्जा रिलीज करना पड़ता है इसे क्या बोला जाता है, अधिशोषण की एंथैल्पी, इसे क्या बोला जाता है, अधिशोषण की एंथैल्पी, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, इसे क्या बोला जाता है, अधिशोषण की एंथैल्पी। यानी डिफिनेशन क्या बोलेंगे, किसी अधिशोषक सतह से, क्या बोलेंगे डिफिनेशन, किसी अधिशोषक सतह से 1 मोल अधिशोष को अधिशोषित होने में, 1 मोल अधिशोष को अधिशोषित होने में जो ऊर्जा खर्च करना पड़ता है, जो हीट रिलीज करना पड़ता है उसे क्या बोला जाता है, अधिशोषण की एंथैल्पी, उसे क्या बोला जाता है, अधिशोषण की एंथैल्पी। बोलो अब किसी को दिक्कत अधिशोषण की एंथैल्पी में, इधर बोलिए, अधिशोषण की एंथैल्पी में दिक्कत किसी को, बोलो। अब क्या करेगा, आप अपना अगर किसी को हम अपना घर लाएंगे क्या करना, दूसरे चीज को बाहर तो करना पड़ेगा ही ना, तो वही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन लिखिए, ठीक है, 2 लाइन अंतर जो लिखा है थे 5वां पॉइंट के लिए थोड़ा सा 2-3 लाइन छोड़ दो और पहले इसको लिखो, अधिशोषण की एंथैल्पी का डिफिनेशन लिखिए, अधिशोषण की एंथैल्पी का डिफिनेशन लिखिए, अधिशोषण की एंथैल्पी का डिफिनेशन लिखो, हेडिंग मार लेते हैं। देखिए, किसी अधिशोषक सतह से 1 मोल अधिशोष को, किसी अधिशोषक सतह से 1 मोल अधिशोष को अधिशोषित होने में, किसी अधिशोषक सतह से 1 मोल अधिशोष को अधिशोषित होने में जो ऊर्जा खर्च करना पड़ता है, जो हीट रिलीज करना पड़ता है, किसी अधिशोषक सतह से 1 मोल अधिशोष को अधिशोषित होने में, 1 मोल अधिशोष को अधिशोषित होने में जो ऊर्जा खर्च करना पड़ता है, जो ऊर्जा खर्च करना पड़ता है उसे अधिशोषण की एंथैल्पी कहते हैं। किसी अधिशोषक सतह से 1 मोल अधिशोष को, 1 मोल अधिशोष को अधिशोषित होने में, 1 मोल अधिशोष को अधिशोषित होने में जो ऊर्जा खर्च करना पड़ता है उसे अधिशोषण की एंथैल्पी कहते हैं, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण की एंथैल्पी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। हो गया,
लिख लिए सब कोई? हो गया सब कोई? सबका हो गया? आप सब बताइएगा पांचवा पॉइंट, आप सब खुद बताइएगा कि बताइए आप सब पांचवा पॉइंट खुद बताइए कि बोलिए भौतिक अधिशोषण की एंथैल्पी का मान अधिक होगा कि रासायनिक अधिशोषण की एंथैल्पी का मान अधिक होगा? बोलिए रासायनिक का होगा, क्या कि इसमें जो होता है केमिकल बॉन्ड होता है, और केमिकल बॉन्ड क्या होता है, बहुत ज़्यादा केमिकल बॉन्ड के बीच बहुत ज़्यादा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है। इसका मतलब इसको अगर इस केमिकल बॉन्ड को अगर तोड़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका एंथैल्पी का मान क्या होगा, ज़्यादा। और इसमें क्या होगा, इसमें वांडर वाल पाया जाता है, इसमें दुर्बल वांडर वाल पाया जाता था। तो इसमें क्या होगा, इसको अगर इसको बॉन्ड को तोड़ेंगे तुरंत टूट जाएगा। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे यानी कि ये इसकी कम में ऊर्जा क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। इसका मतलब इसके एंथैल्पी का मान इसका क्या होगा, कम होगा। इसका एंथैल्पी का मान क्या होगा, इसमें क्या कि इसमें जो होता है कमजोर वांडर वाल प्रेजेंट होता है। इसमें कौन सा बॉन्ड, भौतिक अधिशोषण में कैसा बॉन्ड होता है, कमजोर वांडर वाल होता है। तो ये क्या करेगा, कम में ऊर्जा पे कोई बॉन्ड टूट जाएगा और उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा देंगे। इसका मतलब इसके एंथैल्पी का मान क्या होगा, इसके एंथैल्पी का मान कम होगा, इसके एंथैल्पी का मान अधिक होगा। इसका मतलब भौतिक अधिशोषण के एंथैल्पी, इसका मतलब भौतिक अधिशोषण के एंथैल्पी का मान अधिक होगा, भौतिक अधिशोषण के एंथैल्पी का मान कम होगा, और रासायनिक अधिशोषण के एंथैल्पी का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो इसका पांचवा पॉइंट लिखिए, इसमें अधिशोषण के एंथैल्पी का मान, इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी का मान, इसमें अधिशोषण के एंथैल्पी का मान 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान दिया, इस चीज़ को आप सब ध्यान दीजिएगा। इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, बोर्ड आप सबको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, टेस्ट में भी या बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा। तो आपको बताना, आपको पूछेगा इनमें से भौतिक अधिशोषण की एंथैल्पी का मान है। और ऑप्शन आपको दिया रहेगा, ऑप्शन ए में दिया रहेगा 20 से 40 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन में बी में दिया रहेगा 20 से 50 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन सी में दिया रहेगा 80 से 240 किलो जूल पर मोल, और चौथा पॉइंट रहेगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो क्या मारिएगा, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। तो ये तो पॉइंट याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होगा, इसमें लिखिएगा, इसमें रासायनिक, इसमें अधिशोषण के एंथैल्पी का मान, इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी का मान, 80 से 240 किलो जूल पर मोल होता है। 80 से 240 किलो जूल पर मोल होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखिएगा। क्या करना है, इसको आप सबको ध्यान में रखना है। क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में आप सबको पूछा जाएगा। लिख लिए, हो गया सबका। तो भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर हो गया, खत्म। अब नया टॉपिक पढ़ना है, अधिशोषण का अनुप्रयोग। क्या पढ़ना है, अधिशोषण का अनुप्रयोग। तो आप सब हेडिंग मारिए, अधिशोषण का अनुप्रयोग, हेडिंग मारिए, अधिशोषण का अनुप्रयोग, इंग्लिश में बोलाता है, इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन।
अधिशोषण का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब होता है इसका यूज किस किस चीज़ में होता है, क्या होता है इसका यूजेज। अनुप्रयोग का मतलब होता है इसका यूज किस किस चीज़ में होता है, यानी कि अनुप्रयोग का मतलब क्या, उपयोग, एक प्रकार का उपयोग है। अनुप्रयोग क्या होगा, एक प्रकार का उपयोग। और अधिशोषण तो आप सब पहले से जानते हैं कि जब किसी पदार्थ के सतह पर कोई अन्य पदार्थ के अणु आके क्या होगा, जमा हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं अधिशोषण। ये तो आप पहले से अधिशोषण समझ चुके हैं। अनुप्रयोग यानी इसका यूज किस किस चीज़ में होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। इसका अनुप्रयोग, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है तो आप वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप सब पहला पॉइंट लिखिएगा, आप सब पहला पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिए गैस मास्क में, गैस मास्क में, इसमें गैस मास्क में, इसमें गैस मास्क में। इंग्लिश में बोलेंगे इन गैस मास्क, इन गैस मास्क, इसमें गैस मास्क में। आप सब मास्क तो आप सब मास्क से तो आप सब परिचित है, क्या कि कोरोना से आप सब कोई गुजर चुका है, सब इससे गुजर चुका है। तो मास्क सब कोई पहचानते हैं, जानते हैं ना मास्क सब कोई। आजकल बच्चा को पूछेगा तो मास्क बता देगा मास्क क्या है। तो यहाँ मास्क पे नहीं चर्चा करना है, यहाँ पे किसका करना है, चर्चा करना है गैस मास्क। आखिर ये गैस मास्क है क्या, आखिर ये गैस मास्क है क्या। तो आप सब देखते होंगे कोयला खदान में क्या होता है, कोयला खदान में लेबर या कर्मचारी से जो काम करता है, कोयला खदान में क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे गैस जहरीला सब गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जहरीला सब गैस क्या होता है, वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, बहुत अधिक मात्रा में निकलता है, क्या होता है। तो वहाँ पे अगर गैस मास्क अगर नहीं लगाएंगे क्या होगा, अगर वो जहरीला सब गैस को अगर हम सांस में लेंगे क्या होंगे, तो हम बीमार पड़ सकते हैं, हम मर सकते हैं, क्या सकते हैं, हम बीमार पड़ सकते हैं, मर सकते हैं। तो वहाँ क्या किया गया जाता है, लेबर या कर्मचारी सबको गैस मास्क दिया जाता है, क्या किया जाता है, गैस मास्क। और गैस मास्क में मिलाया जाता है एक्टिवेटेड चारकोल, क्या मिलाया जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल आप सब समझते हैं ना, जब लकड़ी को हम जला देंगे और लकड़ी को जो जलाएंगे वो लकड़ी का जला हुआ चीज जो होता है उसी को बोला जाता है क्या, चारकोल। उसी को क्या बोला जाता है, चारकोल। वही चारकोल को हम अगर हीट कर देंगे, क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, वही चारकोल का हम क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। तो उसे हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर हीट कर देंगे क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाता है। इसी को बोला जाता है एक्टिवेटेड चारकोल। तो गैस मास्क में क्या किया जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल डाला जाता है, क्या डाला जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल का लेयर चढ़ा जाता है, क्या होता है, गैस मास्क में क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल का लेयर चढ़ा जाता है। इसलिए चढ़ा जाता है कि जितना भी जहरीला सब गैस आएगा, क्या होगा, जितना भी जहरीला सब गैस हम सांस में लेंगे उससे पहले क्या करेगा, एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा, ये अपने ऊपर क्या कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा, क्या कर लेगा, अपने ऊपर क्या कर लेगा, जमा कर लेगा, क्या कर लेगा, अपने ऊपर क्या कर लेगा, एकत्रित कर लेगा। और सिर्फ ऑक्सीजन को शरीर के अंदर जाने देगा, और सिर्फ किसको अंदर जाने देगा, ऑक्सीजन को। किसको अंदर जाने देगा, सिर्फ ऑक्सीजन को। किसको अंदर जाने देगा, सिर्फ ऑक्सीजन को। तो गैस मास्क जो होता है क्या होता है, गैस मास्क में गैस मास्क में क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल मिलाया जाता है, ताकि जितना भी जहरीला सब गैस है, जितना भी जहरीला सब गैस है तो हम सांस ले तो क्या करें, एक्टिवेटेड चारकोल की सतह पे क्या हो जाए, जमा हो जाए, और सिर्फ ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाए। इससे क्या होगा, हम जहरीला गैस से क्या हो बच सकते हैं, क्या करते हैं, इससे हम क्या करेंगे, जहरीला गैस से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं ना, बच सकते हैं, जहरीला गैस अंदर जाने से बच सकते हैं। तो इसका देखिए, इसका यूज क्या, अगर हम अधिशोषण के बारे में अगर नहीं जानते तो अगर इस अधिशोषण के बारे में नहीं जानते तो हम सब ऐसे कोयला खदान में घुसते ऐसे कोयला खदान में घुसते और एकदम जहरीला गैस क्या हुआ बोले क्या। तो अगर गैस मास्क अगर नहीं जानते क्या होता, वहाँ कर्मचारी सब जो काम करता तो ऐसे एकदम घूरता, ऐसे काम करता और वो सब जहरीला गैस सांस में लेता और वो बीमार हरदम पड़ते रहता। इसलिए वो इसलिए क्या होता है, अधिशोषण का क्या होता है, अधिशोषण का यूज किस में होता है। आप सब आवाज़ नहीं कीजिएगा, आवाज़ कीजिएगा फिर यहाँ आवाज़ कैसे आएगा। तो आप सब आवाज़ नहीं कीजिए। तो क्या जो कर्मचारी सब जो लेबर सब काम करता है क्या करता है, मास्क लगाता है ताकि उस सबको क्या हो जाए, बीमार नहीं पड़े। इसलिए उसमें क्या होता है, गैस मास्क लगाया जाता है और उसमें एक्टिवेटेड चारकोल होता है। जितना भी जहरीला गैस होता है क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर क्या होता है, अधिशोषित हो जाता है और सिर्फ ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ले लेते हैं। बॉडी के अंदर क्या लेते हैं,
ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं। गैस मास्क समझ गए? गैस मास्क में किसी को दिक्कत समझ में सबको क्लियर है? गैस मास्क बोलिए, गैस मास्क समझ में आया? अब ये चारकोल क्या है आपको एक बार दिखा देते हैं गूगल करके। चारकोल आखिर है क्या? चारकोल का यूज, चारकोल को ऐसे आप लोग जानते हैं फिर भी आपको एक बार आपको बता देते हैं। चारकोल, चारकोल क्या है? चारकोल देखिए यही चारकोल है। क्या है? यही मेरा क्या है? यही क्या मेरा है? यही देखिए, ये देखिए लकड़ी का जला हुआ है ना, लकड़ी का जला हुआ बड़ा बड़ा जैसा है। और यहाँ पे इसको क्या क्या है? लकड़ी का पाउडर है, जला हुआ पाउडर। इसको मीन क्या है? इसको क्या है? लकड़ी का ही पाउडर है। यहाँ देखिए दानेदार जैसा है ना। और इसको बताते हैं। अब सब आवाज की जगह फिर वीडियो रिकॉर्ड होगा कैसे होगा। तो आज यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही मेरा क्या है? चारकोल है। क्या है? चारकोल है। चारकोल का यूज देखिए, चारकोल का यूज काम करते हैं। चारकोल का यूज हम करते हैं फेस पे लगाते हैं। क्या करते हैं? चारकोल अगर आपका फेस खराब हो गया, अगर आपका फेस खराब हो गया है तो आप चारकोल लगा लीजिएगा तो आपका फेस एकदम अच्छा दिखने लगेगा, सुंदर दिखने लगेगा। क्या लगेगा? आवाज नहीं कीजिए। आपका फेस क्या होगा? सुंदर दिखने लगेगा। क्या लगेगा? अगर चारकोल का, अगर मार्केट में मिलता है चारकोल का, इसका मिलता है क्रीम, मिलता है पेस्ट मिलता है। लेकिन चारकोल का अगर पेस्ट आप लगा लीजिएगा, आपका चेहरा अगर खराब हो गया है तो ये लगाने के बाद आपका चेहरा क्या होगा? सुंदर दिखने लगेगा। ठीक है। और इसका यूज होता है, आप सब देखते गांव घर में देखते होंगे कि, और हम सब भी देखे हैं, हम सब भी देखे हैं गांव घर में। आप सब भी जो गांव का होगा वो सब देखे होंगे कि जो सपेड़ा सब जो आता है, सपेड़िया सब जो आता है ना, सपेड़िया सब जो आता है क्या करता है? वो मंजन ले करता है, कला कला पुड़िया क्या करता है? वो क्या करता है? वो भी चारकोल ही होता है। वो क्या करता है? बहुत सा पेड़ का छाल सब छील उल के उसको जला के क्या करता है? छाल का पेड़ या लकड़ी उसी सबको क्या करता है? जला के उसको पीस लेता है और उसको क्या करता है? छलनी से छान लेता है एकदम, और महीन जैसा कर लेता है। उसको क्या करता है? फिर उसको पन्नी में पॉकेट में बंद करके उसी वो बेचता है, जिसको बोलते हैं दत्त मंजन। और आप सब देखते होंगे कि जैसे गांव में देखिए सपेड़ा सब आता है साउंड दिखाने के लिए, तो वहाँ पे वही सब पुड़िया सब बेचता है। तो जैसे क्या करता है? उसी में से किसी एक लड़का को कहता है आओ, तो उसको क्या दांत साफ करवाता है। क्या करता है? मंजन देता है एकदम घसने के लिए। जैसे ही मंजन वो घसता है, वो चारकोल घसता है, एकदम उसका दांत एकदम मोती के जैसा एकदम चमकने लगता है। क्या होता है? एकदम चक चक करने लगता है, मोती के जैसा एकदम। क्या होता है? मोती के तरह एकदम चक चक करने लगता है। वही सब जो सपेड़िया सब है चारकोल ही होता है। वो क्या होता है? चारकोल होता है। यहाँ देखिए दांत जैसा, देखिए इसका, देखिए दांत, इसका यूज क्या होता है? यहाँ इसका जो यहाँ देखिए दांत, जिसका दांत क्या ये चारकोल लगाने से क्या होता है? दांत एकदम आपका क्लीन। अगर किसी का दांत अगर साफ सुथरा नहीं है, अगर मधु खा के अगर दांत खराब हो गया है, तो आप क्या कीजिए? चारकोल एकदम 10-15 दिन उबाल के रखिए। क्या कीजिए? चारकोल का 10 आवाज नहीं कीजिए। चारकोल का दत्त मंजन घसे एकदम आपका दांत एकदम मोती के एकदम हीरा के जरा चमकने लगेगा। तो यही चारकोल का क्या होता है? यही चारकोल का क्या होता है? यूज होता है। ठीक है। यही चारकोल का क्या होता है? यूज होता है। क्या होता है? यूज होता है। यही चारकोल का क्या होता है? यूज होता है। समझ गए? चारकोल का यूज क्या होता है? और गैस मास्क समझ गए? गैस मास्क किसको बोलते हैं? जब गैस मास्क में क्या कहता है? एक्टिवेटेड चारकोल का लेयर चढ़ा होता है। जैसे हम जहरीला सब गैस सांस में लेते हैं, क्या करता है? इसके ऊपर क्या करता है? अधिशोषित कर लेता है और सिर्फ बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाने देता है। ठीक है। और दूसरा लिखिए कपड़ों की रंगाई में। दूसरा किस में लिखिए? कपड़ों की रंगाई में। दूसरा किस में लिखिए? कपड़ों की रंगाई में। इंग्लिश में बोलता है इन द डाइंग ऑफ क्लोथ। कपड़ों की रंगाई में। कपड़ों की रंगाई। आप सबके मन में वो सवाल उठा होगा। कैसा सवाल उठा होगा? कि कपड़ों की रंगाई तो ये तो शोषण है, ये तो हम शोषण में पढ़ चुके हैं। कब क्या शोषण क्या पढ़े थे? कि जिसमें अधिशोषण भी होता है और अवशोषण दोनों एक साथ होता है, उसको क्या बोलते थे? शोषण बोलते हैं। जिसमें अधिशोषण भी होता था और अवशोषण दोनों होता था। यानी कि कपड़ा को जो रंगाई करते थे क्या होता? वो कपड़ा के ऊपर भी, सतह पे भी चला था और अंदर भी चला जाता था। तो ये तो अधिशोषण हो गया। तो आप शोषण में कैसे इसका लिख दिए? आप शोषण में कैसे इसका लिख दिए? तो आप सब शोषण को तो इसको समझने के लिए आप एक समझिए कि शोषण में कैसे आएगा।
जैसे जैसे आप क्या कीजिए, कपड़ा वपड़ा पे फिटकरी घस दीजिए। क्या घस दीजिए? फिटकरी घस दीजिए। क्या कर दीजिए? कपड़ा के ऊपर फिटकरी घस दीजिए। अब क्या होगा कि अब जितना भी दूसरा कोई पदार्थ होगा क्या होगा, उसके ऊपर नहीं चिपक पाएगा। क्या करेगा? फिटकरी जैसे घसेगा तो क्या होगा, अब जितना भी अब कोई दूसरा पदार्थ आके उसके ऊपर क्या होगा, नहीं चिपकेगा। क्या होगा? अब जितना भी कोई पदार्थ आएगा उसके ऊपर नहीं चिपकेगा। तो क्या हो गया, अब जैसे ही दूसरा पदार्थ जमा नहीं आपको उसके ऊपर, अब उसके ऊपर जैसे ही पैंट कीजिएगा उसके सतह के अंदर जाएगा, उसके ऊपर ही रहेगा, उसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पर उसके ऊपर अगर जमा होगा क्या होगा? अधिशोषण होगा। क्या होगा? अधिशोषण होगा कि नहीं? बोलिए, अधिशोषण होगा कि नहीं? यानी कपड़ों की रंगाई कैसा होगा? अधिशोषण होगा। यानी कि जैसे हम फिटकरी डालेंगे, जैसे हम कपड़ा को फिटकरी घसेंगे, अब कोई दूसरा पदार्थ अगर इसे चिपकना चाहेगा तो क्या होगा? नहीं चिपक पाएगा। क्या होगा? नहीं चिपक पाएगा। और अब जैसे ही कोई चीज़ क्या होगा, इसके ऊपर सतह पे जमा होगा, तो जमा होने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? अधिशोषण। तो कपड़ों की रंगाई किसमें आएगा? अधिशोषण में। बोले किसी को दिक्कत? अधिशोषण में किसी को दिक्कत? कपड़ों की रंगाई क्या कराएगा? अधिशोषण का अनुप्रयोग में आएगा। ठीक है। और इसके बाद लिखिए तीसरा पॉइंट लिखिएगा। तीसरा पॉइंट लिखिएगा फैन उत्प्लावन विधि में। फैन उत्प्लावन विधि में। इसमें फैन उत्प्लावन विधि में इंग्लिश में बोला जाता है इसको फोर्थ फ्लोटेशन। क्या बोलता है? फोर्थ फ्लोटेशन इन फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। फैन उत्प्लावन विधि क्या है, अब इसको समझते हैं। फैन उत्प्लावन विधि क्या है, इसको आपको बताते हैं। लेकिन लेकिन इसको अगर विस्तार पूर्वक पढ़िएगा, अगर इसको डीपली पढ़िएगा तो आप यूनिट 6 में पढ़ेंगे। यूनिट 5 के बाद जो अगला जो आएगा यूनिट 6, उसमें 5-6 क्लास करने के बाद जब यूनिट आएगा फैन उत्प्लावन विधि, तो वहाँ क्या पढ़िएगा, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप सबको लगभग कोशिश करते हैं इसके बारे में बताने की फैन उत्प्लावन विधि आखिर है क्या, फैन उत्प्लावन विधि आखिर है क्या। तो आप सब मैट्रिक में पढ़े होंगे, मिनरल्स, पोर्स, गैंग, हिंदी में बोलते हैं क्या, खनिज, अयस्क, गैंग, ये सब आप मैट्रिक में पढ़े होंगे। ये सब क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक में पढ़े होंगे। उसमें किसमें पढ़ेंगे? धातु अधातु चैप्टर था। धातु मैट्रिक में चैप्टर था, तीसरा चैप्टर है धातु अधातु। उसमें आप पढ़ेंगे खनिज, अयस्क, गैंग। तो मान लीजिए कि हम किसी खदान से क्या किए, मान लीजिए खदान से किसी का अयस्क निकाले। जैसे मान लीजिए लोहा का क्या किए, खदान से क्या किए, लोहा का अयस्क निकाले। क्या निकाले? लोहा का अयस्क निकाले। क्या किए? मान लीजिए हम खदान से क्या किए, लोहा का अयस्क निकाले। लोहा का अयस्क निकाले तो उसमें क्या अशुद्धियाँ भी होगा। उसमें किसी भी क्या लोग एकदम जैसे निकाले उसमें क्या एकदम सीधा लोहा ही आ जाता है, एकदम शुद्ध लोहा ही मिल जाता है। इसमें अशुद्धियाँ भी प्रेजेंट होता है, उसमें अशुद्धियाँ भी मिला होता है। क्या होता है? जैसे हम खदान से कोई किसी का अयस्क निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, अशुद्धियाँ भी प्रेजेंट होगा कि नहीं? उसमें इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट होगा कि नहीं? उसमें क्या होगा, अशुद्धियाँ भी क्या होगा, उस अयस्क में क्या होगा, अशुद्धियाँ भी होगा। उस अयस्क में क्या होगा, अशुद्धियाँ भी प्रेजेंट होगा कि नहीं? तो वही अयस्क क्या करेगा, उस अशुद्धियों को क्या करेंगे, उस अयस्क को, जैसे मान लीजिए लोहा का क्या लें, लोहा का अयस्क लिए। अब लोहा का अयस्क को क्या करेंगे, पहले चूरेंगे। क्या करेंगे? लोहा का अयस्क को पहले चूरेंगे। तो चूर के लोहा के अयस्क को पहले क्या करेंगे, चूरेंगे और एक जात से लोहा के अयस्क को चूरेंगे। क्या करेंगे? लोहा को अयस्क को चूरेगा और एक जात से भरे हुए टब में इसको क्या करेंगे, लोहा को अयस्क को क्या करेंगे, एक जल से भरा हुआ टब लेंगे। क्या लेंगे? एक जल से भरा हुआ एक टब लेंगे। क्या लेंगे? एक जल से भरा हुआ टब लेंगे और इसमें क्या करेंगे, लोहे के अयस्क का चूर्ण डालेंगे। क्या डालेंगे? अब लोहे के अयस्क में चूर्ण में अशुद्धियाँ भी अभी भी प्रेजेंट होगा कि नहीं? किसी दाग लोहा मिल जाएगा, चूरेंगे क्या लोहा मिल जाएगा। आप कर लीजिए, इसमें देखो यहाँ पे लोहा है, यहाँ पे अशुद्धि है, बता दीजिएगा। तो इसमें अभी जो चूर्ण में अभी क्या है, ये अभी चूर्ण में अभी लोहा के अयस्क के चूर्ण में क्या अभी है, अशुद्धि भी अभी भी प्रेजेंट है, अभी भी क्या है। अब क्या करेंगे, एक क्या लेंगे, टब लेंगे। क्या लेंगे? एक टब लेंगे। क्या लेंगे? जल से भरा हुआ टब लेंगे। जल से भरा हुआ टब लेंगे और इसमें क्या करेंगे, लोहे के अयस्क का चूर्ण डालेंगे। क्या करेंगे? लोहे के अयस्क का इसमें क्या करेंगे, चूर्ण डालेंगे। क्या डालेंगे? लोहे के अयस्क का इसमें क्या करेंगे, चूर्ण डालेंगे। लोहे के अयस्क का क्या डालेंगे, चूर्ण डालेंगे।
पहले क्या लेंगे, पानी से भरा हुआ एक टब लेंगे, उसमें क्या डालेंगे, अयस्क का चूर्ण। क्या डालेंगे, किसी भी अयस्क का चूर्ण आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम मान लिया हमने क्या लिए, यहाँ पे क्या लिए, यहाँ पे हम क्या लिए, अयस्क पानी लिए, उसमें क्या डालेंगे, अयस्क का चूर्ण। अब इसमें क्या डालेंगे, तारपीन का तेल। क्या डालेंगे, तारपीन का तेल। तारपीन, इसमें क्या डालेंगे, तारपीन का तेल। अब इसमें क्या डालेंगे, तारपीन का तेल। क्या डालेंगे, तारपीन का तेल। तारपीन का तेल, इसको हिंदी में बोलता है चीड़ का तेल। क्या बोलता है, तारपीन के तेल को हिंदी में क्या बोला जाता है, चीड़ का तेल। चीड़ का तेल, चीड़ का एक वृक्ष होता है। क्या होता है, चीड़ का एक वृक्ष होता है, लंबा लंबा एकदम शंकुआकार जैसा होता है। क्या होता है, लंबा लंबा शंकु जैसा होता है। क्या होता है, चीड़ का वृक्ष होता है लंबा लंबा शंकु जैसा। चीड़ को इंग्लिश में बोला जाता है पाइन। इसको पाइन ऑयल भी बोला जाता है, या तारपीन तेल, या तारपीन ऑयल बोलता है। इसको क्या बोलता है, पाइन ऑयल या तारपीन ऑयल भी लगता है। इसमें क्या डालेंगे, इसमें अयस्क के, अब जल से भरा मिट्टा भी क्या लिया, अयस्क का चूर्ण लिए। इसमें पानी वाला भी क्या है, अयस्क है। अब इसमें क्या डालेंगे, तारपीन का तेल डालेंगे। क्या डालेंगे, तारपीन का तेल। इसमें क्या डालेंगे, तारपीन का तेल डालेंगे। और इससे क्या करेंगे, गर्म हवा का तेल झोंका इसमें डालेंगे। क्या डालेंगे, गर्म हवा का तेल झोंका इसमें क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। गर्म हवा का तेल झोंका इसमें क्या करेंगे, डालेंगे। जैसे गर्म हवा का तेल झोंका इसमें डालेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, गर्म हवा का तेल झोंका जैसे ही डालेंगे तो इसमें जितना भी और इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है कि अयस्क के कण क्या होते हैं, हल्के होता है। क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है, अयस्क के कण हल्का होता है और अशुद्धि कण क्या होता है, अशुद्धियाँ क्या होता है, भारी होता है। अशुद्धियाँ क्या होता है, भारी होते हैं, और अयस्क के कण क्या होते हैं, हल्के। अशुद्धियाँ भारी, जैसे अशुद्धियाँ मान लीजिए मिट्टी अशुद्धियाँ है, और अयस्क के कण क्या, जैसे लोहा के सब क्या है, वो सब क्या कण हल्का है। इसमें अयस्क के कण क्या होगा, हल्का होगा, और अशुद्धियाँ क्या होगा, इसमें भारी होगा। तो जैसे इसमें तारपीन का तेल मिलाएंगे, जैसे जल से भरे हुए टब में अयस्क का चूर्ण और क्या इसमें है, पानी है। जैसे ही तारपीन का तेल इसमें डालेंगे, क्या डालेंगे, तारपीन का तेल डालेंगे, तो तारपीन के तेल के साथ क्या होगा, अयस्क के चूर्ण क्या होगा, चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा, अयस्क का चूर्ण क्या होगा, तारपीन के तेल के साथ चिपक के फैन के साथ क्या होगा, फैन के साथ क्या होगा, फैन के साथ क्या होगा, जल के सतह के ऊपर क्या होगा, फैन के साथ ऊपर आ जाएगा। क्या होगा, तारपीन के तेल के साथ अयस्क के कण चिपक के, तारपीन का तेल क्या होगा, अयस्क के कण के साथ चिपक करके क्या होगा, फैन के साथ क्या होगा, फैन के साथ क्या होगा, जल के सतह के ऊपर क्या होगा, क्या होगा, अब तेल में फैन नहीं बनता है, तेल जैसे पानी डाले, तेल डालेंगे, अब उसमें अब गर्म, जैसे गर्म मान लीजिए हम किसी चीज़ में हवा डालें तो वहाँ पे क्या होगा, फैन हो गया, उठेगा नहीं, बोलिए। हाँ तो वही तेल ऊपर ही जाएगा। तो वही तेल क्या होगा, वहाँ पे उस सब कण पर क्या करेगा, उस सब अयस्क के कण को क्या, अयस्क कण क्या होगा, तेल के साथ चिपक के क्या होगा, तेल ऊपर नहीं आ जाएगा। तेल तो ऊपर ही तैरता है, लेकिन क्या होगा, उसमें अयस्क के कण जितना भी होगा क्या होगा, वो तेल के साथ चिपक करके कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। किसके साथ आ जाएगा, फैन के साथ। कहाँ जाएगा, फैन के साथ क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। क्या होगा, फैन के साथ क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। जहाँ पे जितना भी अयस्क का कण होगा क्या होगा, तारपीन के तेल के साथ सट के क्या होगा, वो क्या होगा, फैन के साथ यहाँ पे क्या होगा, जल के सतह के ऊपर क्या होगा, जमा हो जाएगा। जल के सतह के ऊपर क्या होगा, फैन के रूप में क्या होगा, जमा हो जाएगा। क्या होगा, जल के सतह पर क्या होगा, फैन के ऊपर जमा हो जाएगा, अधिशोषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल के सतह के ऊपर क्या हो जाएगा, जल के सतह पर अयस्क के कण क्या होगा, फैन के रूप में अधिशोषित हो जाएगा। क्या होगा, अयस्क के कण क्या होगा, जल के सतह पर क्या होगा, फैन के रूप में अधिशोषित। अब इसको क्या करेंगे, छान करके छान करके अयस्क के कण को अलग निकाल लेंगे। क्या करेंगे, छान करके अब अयस्क के कण को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, फैन के रूप में क्या अयस्क के कण जमा हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, सतह पे कोई चीज़ क्या हुआ, जमा हुआ। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अधिशोषण हुआ ना। अधिशोषण किसको बोलते हैं, जब किसी पदार्थ के सतह पर कोई अन्य पदार्थ क्या होता है, जमा हो जाता है, इस प्रक्रिया में अधिशोषण बोलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, फैन के रूप में क्या हुआ, अयस्क के कण क्या हुआ, जमा हो गया। अयस्क के कण क्या हुआ, जल के सतह पर जमा हुआ, तो इस क्या हुआ, अधिशोषण हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, अयस्क के कण क्या हुआ, जल के सतह पर क्या हुआ, अधिशोषित हुआ। अब इसको क्या करेंगे, छान करके क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, छान के बाहर कर लेंगे। यही मेथड क्या कहलाता है, फैन उत्प्लावन विधि। क्या कहलाता है, फैन उत्प्लावन विधि। बोला, आप किसी को दिक्कत फैन उत्प्लावन विधि में, फैन उत्प्लावन विधि में दिक्कत किसी को, फैन उत्प्लावन विधि समझ गए। चौथा लिखिएगा क्रोमैटोग्राफी में, चौथा क्या लीजिएगा, क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी भी एक प्रकार का रंगाई करने का तरीका ही है। क्या है, प्रोसेस ही है। तो चौथा लिखिएगा क्रोमैटोग्राफी में। तारपीन का तेल क्या है, आपको दिखा देते हैं। तारपीन का तेल आगे है क्या, तारपीन का तेल आगे है क्या, आपको तारपीन का तेल आगे है क्या,
आपको बताते हैं तारपीन का तेल आखिर क्या है। तारपीन का तेल क्या है? यही है तारपीन का तेल। क्या है? यही है तारपीन का तेल। क्या है? यह है तारपीन का तेल। हिंदी में बोलते हैं चीड़ का तेल। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं चीड़ का तेल। यही तारपीन ऑयल। क्या है तारपीन ऑयल? तारपीन ऑयल का यूज होता है जैसे किसी को गठिया रोग हो गया, किसी को अगर गठिया हो गया, गठिया रोग जानते हैं ना? गांठ में होता है, गांठ जोड़ में सब हो जाता है, वैसे ही बोला जाता है गठिया रोग। तो जोड़ में सूजा हो जाता है, सूजा में दर्द बहुत हो जाता है ना, तो दर्द होता है, फूल हो जाता है, तो वही गठिया रोग में क्या होता है, तारपीन का तेल लगाया जाता है। क्या कहता है? अगर किसी को गठिया रोग हो गया है, अगर क्या है, अगर किसी को अगर गठिया रोग हो गया है, क्या हो गया? अगर किसी को अगर गठिया रोग हो गया है, क्या क्या है? अगर किसी को गठिया रोग हो गया है, क्या हुआ? अगर किसी को क्या हुआ? अगर किसी को गठिया रोग हो गया, अगर किसी को ध्यान दो, यही तारपीन का तेल है। हाँ, यहाँ अगर किसी को यहाँ ध्यान दीजिए, अगर किसी को गठिया रोग है, क्या हो गया? अगर किसी को अगर गठिया रोग हो गया है, तो अगर तारपीन का तेल लगाइएगा तो गठिया रोग क्या होगा? दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गठिया रोग आपका खत्म हो जाएगा। जैसे इसका अब तारपीन तेल का यूज और होता है। क्या होता है? अगर किसी का कान में दर्द होता है, अगर किसी का कान में दर्द देता है तो तारपीन का तेल लगा लीजिएगा तो कान का दर्द क्या होगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कान का दर्द खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कान का दर्द क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अगर तारपीन का तेल, अगर किसी का कान में दर्द देता है, तारपीन का तेल लगाइए, क्या होगा? आपका कान का दर्द खत्म हो जाएगा। तो ये सब तो इसका यूज किसमें होता है? गठिया रोग होता है। कान दर्द दे रहा है तो कान का दर्द दे रहा है, कान अगर दर्द दे रहा है तो क्या लगाइए? तारपीन का तेल लगाइए, क्या होगा? गठिया रोग दूर हो जाएगा। और अब देखिए इसका वृक्ष कैसा होता है वो भी आपको दिखा देते हैं। इसका वृक्ष कैसा होता है? इसका वृक्ष कैसा होता है? चीड़ का वृक्ष, चीड़ का पेड़। यही देखिए, यही चीड़ का पेड़ है। ये देखिए, यही क्या है? चीड़ का पेड़। इंग्लिश में होता है पाइन, इंग्लिश में होता है पाइन ट्री, इंग्लिश में होता है पाइन ट्री। इसका तेल का नाम है पाइन ऑयल। ठीक है, यही है। देखिए, यही चीड़ का वृक्ष है। क्या है? हाँ, यही देखिए, यही है चीड़ का। इसका बीज देखिए, इसका देखिए यहाँ बीज, इसका बीज देखिए यहाँ, इसका क्या है? इसका देखिए बीज है, इसका देखिए। तो यही है चीड़ का बीज, लंबा लंबा देखिए है ना, ये लंबा लंबा कैसा है? लंबा लंबा शंकु के जैसा नहीं है, लंबा लंबा शंकु के जैसा। यही क्या है? मेरा है चीड़ का क्या है? वृक्ष है। यही मेरा क्या है? चीड़ का वृक्ष। समझ गए? हो गया? यही मेरा क्या है? चीड़ का वृक्ष। ठीक है, तो हो गया। आप सबका यही तक आज रहने देते हैं। ठीक है, बंद करते हैं। हाँ, तब के लिए नमस्कार, जय हिंद। तब के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।